गीता सिंह। मैं इंद्रजीत कौर। हम अपने एक नए प्रयास के साथ अपने सभी दर्शकों के सामने फिर से हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि हम अब तक आपके फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो चुके होंगे, और क्योंकि हमारा प्रयास आप ही के लिए तो है। कुछ दर्शकों ने तो हमारे प्रयास को इतना सराहा है कि हमारा उत्साह बढ़ गया है। हम अपने उसी फॉर्मेट को लेकर के अगले प्रयास की ओर पर्वत प्रदेश में पावस लेकर आपके सामने फिर से हाजिर है। तो चलिए अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी के विषय में चलिए थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध श्री सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक भारतीय साहित्य एवं हिंदी के छायावादी काव्यधारा के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के बीच पले बड़े गोसाई दत्त ने मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही, जबकि वे चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे, काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। कौसानी की प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत 11 वर्ष की उम्र में वे अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल भेज दिए गए। तो वहीं उन्होंने अपना नया नाम रख लिया सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने युगानुसार अपनी कविताओं को परिवर्तन का स्वर दिया। इस प्रकार कवि की रचनाएं वीणा, पल्लव और गुंजन उनकी छायावादी शैली में सौंदर्य और प्रेम की प्रस्तुति है, तो युगांत, युगवाणी तथा ग्राम्य में गांधी दर्शन एवं प्रगतिवादी यथार्थवाद प्रकट हुआ है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपंत तथा उत्तरा आदि में भी अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य सेवा के लिए पंत जी को पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से अलंकृत भी किया गया था। तो चलिए इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं वह समझ लें। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर होने वाले पल पल परिवर्तनों के ऐसे 5 शब्द चित्र खींचे हैं कि लगता है मानो पूरा पहाड़ ही पाठकों के समक्ष गतिशील रूप में उपस्थित हो गया हो। यही सचित्र वर्णन और प्रकृति की लीला स्थापना ही कविता का प्रतिपाद्य है। प्रथम शब्द चित्र में पर्वत फूलों रूपी 1000 आंखों से घाटी में जमे जल में अपनी भव्यतम सुंदरता को हैरानी से निहारता है। झरझर झरते झरने मानो पर्वत की महानता के गीत गाते हैं, और पर्वत पर स्थित ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्ष मानो पर्वत की आसमान छूने की महत्वाकांक्षा के साधन हो। जोरदार बादलों की गर्जना से लगता है कि मानो बादल रूपी पंख फड़फड़ाकर पहाड़ ही उड़ाकर गायब हो गए हों। भारी वर्षा से हुए भूस्खलन से भयभीत शाल के वृक्ष मानो धरती में समा गए हों, और चारों ओर छाए धुंध के कारण लगता है कि तालाब में आग लग गई हो। इस प्रकार कविता में प्रकृति चित्रण का सजीव, बिंबात्मक, क्रियात्मक एवं अद्भुत प्रयोग कविता का औचित्य एवं प्रतिपाद्य स्पष्ट करते हैं। तो चलिए कविता का अर्थ समझ लें। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला विशाल। पावस वर्षा मेखलाकार गोल घेरेदार। अपार बहुत बड़ा। सहस्र 1000 दृग आंखें, दृग सुमन फूल रूपी आंखें। अवलोक देखना, निज अपना। महाकार महान, चरणों पैरों, ताल तालाब, दर्पण आईना।
कवि सुमित्रा नंदन पंत वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेशों का आंखों देखा ऐसा चित्रमय वर्णन करते हैं मानो वह पाठकों के सामने उपस्थित होता जा रहा हो। वे कहते हैं कि वर्षा की ऋतु थी और पर्वतीय क्षेत्रों का वातावरण था। ऐसे में वर्षा होने पर पहाड़ों और प्रकृति का रूप रंग प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। बड़े भव्य और मंडलाकार पहाड़ इन वर्षा के दिनों में अपने ऊपर खिले हजारों हजार फूलों रूपी आंखों से मानो अपनी भव्यतम आकृति और रूप सौंदर्य को नीचे फैले जल में देखता है। उसके पैरों के पास घाटियों में वर्षा जल से बड़े दर्पण के समान तालाब बन गया है। उस तालाब रूपी दर्पण में वह पहाड़ आत्ममुग्ध सा अपना भव्य रूप बार बार देखता रहता है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी अर्थात पर्वत, गौरव बड़ाई, मद नशा, उत्तेजित उत्साहित, निर्झर झरना। कवि सुमित्रा नंदन पंत वर्षा में पर्वतीय प्रदेशों का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के कारण झरनों में जल प्रवाह बढ़ जाता है। ऐसे में झरझर की तेज आवाज के साथ झरते झरने मानो पहाड़ों की महानता और भव्यता के गीत गाते हैं। उनके ये गीत मानो पहाड़ों पर बिखरी जल वाहिनियों रूपी नसों को उत्साह और तेजी से भर देते हैं। झरते हुए झाग भरे झरनों से छिटकी जल की बूंदें मानो मोती की लड़ियां बनाकर पर्वत का श्रृंगार करती हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे, नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर अर्थात पर्वत, उर हृदय, उच्चाकांक्षा महत्वाकांक्षा, तरुवर पेड़, नीरव शांत, नभ आसमान, अनिमेष बिना पलक झपकाए, अटल स्थिर। कवि सुमित्रा नंदन पंत वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश का चित्रमय वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पहाड़ पर उगे बड़े बड़े शाल के वृक्ष मानो पहाड़ के हृदय में बार बार उठने वाली आसमान छूने की महत्वाकांक्षा लिए हो। ऐसा लगता है जैसे ये बड़े बड़े वृक्षों के समूह बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए मानो कुछ चिंतित से आसमान को निहार रहे हों। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। भूधर अर्थात पर्वत, अपार जो पार ना किया जा सके, पारद बादल, पर पंख, रव आवाज, शेष बाकी, भू भूमि, अंबर आसमान। कवि सुमित्रा नंदन पंत पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु का बहुत ही जीवंत और चित्रात्मक वर्णन करते हुए कहते हैं कि पर्वत के आसपास दूर दूर तक छाए बादल मानो उनके पंखों की तरह हो। चारों ओर घिरे बादलों, वर्षा जल, धुंध और कोहरे के बीच जब कुछ भी नहीं दिखाई देता तब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट होती है। लगता है पर्वत रूपी विशाल पक्षी अपने बादल रूपी पंखों को फड़फड़ाते हुए कहीं उड़ गया हो। ऐसे में जब केवल झरने की आवाज सुनाई देती है तो लगता है कि झरना गायब हो गया हो। तेज मूसलाधार वर्षा और धरती पर दूर दूर तक फैले बादलों को देखकर लगता है मानो आसमान ही धरती पर टूटकर गिर पड़ा हो। धस गया धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। धरा धरती सभय डरे हुए, शाल शाल के वृक्ष, जलदयान बादलों का जहाज, विचर विचर घूम घूम कर, इंद्र वर्षा का देवता इंद्र, इंद्रजाल जादूगरी। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु का बहुत ही जीवंत और सचित्र वर्णन करते हुए कवि सुमित्रा नंदन पंत जी लिखते हैं कि मूसलाधार वर्षा के दिनों में पर्वतीय प्रदेशों का वातावरण बहुत ही जादुई होता है।
पर्वतीय प्रदेशों में घनघोर वर्षा के प्रभाव से जगह जगह जमीनें धंसने लगती हैं। ऐसे में साल के बड़े बड़े वृक्ष मानो डर के कांपते हुए जमीन में पूरे के पूरे धंस जाते हैं। चारों ओर बादलों और वर्षा के कारण ऐसी धुंध छा जाती है कि लगता है मानो घाटियों में बना तालाब जलकर नष्ट हो गया हो और वहीं से उठा हुआ धुआं चारों ओर फैल गया हो। कवि कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा ऋतु में बड़ी हैरानी भरे आश्चर्यजनक जादुई जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। लगता है मानो वर्षा के देवता इंद्र बादलों के जहाजों में सवार होकर इधर उधर घूमते हुए अपना इंद्रजाल फैलाकर जादुई खेल खेल रहे हों। तो चलिए पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि परिचय से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लें। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि का क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत किस नाम से प्रसिद्ध है? पर्वत प्रदेश में पावस कविता में किसका चित्रण किया गया है? कवि ने किस दृश्य वर्णन में कितने गतिशील शब्द चित्र खींचे हैं? पहला गतिशील शब्द चित्र कौन सा है? दूसरा गतिशील शब्द चित्र कौन सा है? सातवां आपका प्रश्न है, तीसरा गतिशील शब्द चित्र कौन सा है? आठवां प्रश्न, चौथा गतिशील शब्द चित्र कौन सा है? नौवां प्रश्न, पांचवा गतिशील शब्द चित्र कौन सा है? 10वां प्रश्न, संपूर्ण कविता पर्वत प्रदेश में पावस में कौन से दो प्रमुख अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है? चलिए कविता संबंधी कुछ प्रश्नों को देख लें। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल ने निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। इस कविता से संबंधित पहला प्रश्न, कवि ने किस ऋतु में किस वातावरण का चित्रण किया है? पर्वत का आकार कवि के अनुसार कैसा है? पर्वत की आंखें कौन है? पर्वत अपनी फूल रूपी आंखों से किसे देख रहा है? पर्वत अपनी भव्य आकृति और सौंदर्य को किसमें निहार रहा है? वर्षा का फैला जल जो एक तालाब के रूप में परिवर्तित हो गया है, उसे कवि ने क्या माना है? चरणों में पलाताल से क्या आशय है? 18वां प्रश्न, अनुप्रास के उदाहरण चुनकर लिखिए। 19वां प्रश्न, पुनरुक्ति प्रकाश के उदाहरण चुनकर लिखिए। 20वां प्रश्न, दर्पण सा फैला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 21वां प्रश्न, सहस्र दृग सुमन फाड़ पंक्ति में कितने और कौन से अलंकार हैं? 22वां नंबर प्रश्न, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ होता है? गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। झरनों में जल बढ़ने का क्या कारण है? झरनों की झरझर कवि के अनुसार क्या है? झरनों के गीतों का क्या प्रभाव पड़ता है? कवि ने मोती की लड़ियां किन्हें कहा है? ये जल की बूंदों की लड़ियां क्या करती हैं? मोती की लड़ियों से में कौन सा अलंकार है? झरझर और नस नस में कौन सा अलंकार है? गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। शाल वृक्ष किसके प्रतीक हैं? कौन किसे और किस प्रकार निहार रहा है? गिरिवर की ओर से उठ उठ में कौन सा अलंकार है? उठ उठ में कौन सा अलंकार है? अनिमेष अटल में कौन सा अलंकार है? उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। पर्वत के आसपास छाए बादल किसके समान है? बादलों के छाने और उसकी गड़गड़ाहट के बाद कैसा प्रतीत होता है? उस समय झरनों की क्या स्थिति होती है? तेज वर्षा और बादलों को देखकर कैसा लगता है?
है टूट पड़ा भू पर अंबर में कौन सा अलंकार है। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। वर्षा के दिनों में पर्वतीय प्रदेशों का वातावरण कैसा होता है। घनघोर वर्षा के प्रभाव से क्या होने लगा। वर्षा से कौन डर कर कहाँ धस जाते हैं। वर्षा के कारण छाई धुंध के कारण घाटियों में बने तालाब के साथ क्या होता है। वर्षा के देवता किस पर सवार होकर आते हैं। वर्षा के देवता इधर उधर घूमते हुए क्या करते हैं। विचर विचर में कौन सा अलंकार है। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यस, अब हमारे इस वीडियो का यहाँ पे समापन हो गया। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि वाह क्या प्रश्न थे। कईयों के उत्तर तो आपको बीच में से आते होंगे, मुझे पूरी आशा है, पर कुछ प्रश्नों के हल आपको चाहिए। उसके लिए क्या करना है कुमारी रीता मैम? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और क्या करना है, वहाँ दिए गए लिंक को क्लिक करना है और अपने संभावित उत्तर आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आप जब तक उत्तर ढूंढते हैं, उस चैप्टर की तैयारी करते हैं, तब तक हम अपने अगले प्रयास की ओर जाने के लिए तैयारी पे बढ़ते हैं। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।